हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल करियर पॉइंट एजुकेशन में। हम आज बात करेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग की। इसके पहले हम आगे बढ़ें, आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होता है? तो सीपीयू शेड्यूलिंग हम बता दें सबसे पहले कि पिछली क्लास में हमने बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, या हम बोले ये क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। इन सभी हमारी क्लासेस हो चुकी हैं, उसके हम लिंक आई बटन में दे रखेंगे, आप प्लीज उसको देखिएगा ताकि हमारे आज की जो क्लास है वो आपको इजीली समझ में आ सके कि सीपीयू शेड्यूलिंग एक्चुअली किया क्यों जा रहा है, इसकी आवश्यकता क्यों हुई, इसकी नीड क्यों हुई। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। कैसे सॉफ्टवेयर होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। फर्दर अगर हम बात करें प्रोग्राम्स की तो सेट ऑफ रूल्स होते हैं। प्रोग्राम्स क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स होते हैं। तो कुल मिला के ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे पर्टिकुलर सिस्टम को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर है? मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं हमको, एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस को ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब ये जो होते हैं हार्डवेयर और यूजर इनके बीच में क्या एज अ इंटरफेस वर्क करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के बीच में एज अ इंटरफेस या एज अ मीडिएटर वर्क करते हैं, जो कि हमको एक्सेस करने की फैसिलिटी देते हैं किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस को। आ रही बात समझ में? क्लियर है? तो इसी ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने टाइप भी बताए हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, बैच प्रोसेसिंग, इन सब के हमारे लेक्चर आ चुके हैं, आप इनको देखिएगा। तो उसी में एक टाइप है हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने बताया था कि किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस में या फिर पर्टिकुलर टाइम पर हम क्या कर सकते हैं, एक से ज्यादा जॉब्स को, एक से ज्यादा प्रोसेसेस को क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करा सकते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब एक से ज्यादा प्रोग्राम एट टाइम रन होना ही क्या कहलाता है, मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाता है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग होगा कैसे, उसको कैसे हम हैंडल कर पाएंगे? तो उसको हैंडल करने के लिए एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पास में रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है। मतलब कि हमारे पास में लिमिटेड सीपीयू है, उसकी लिमिटेड कैपेसिटी है, तो उसके थ्रू हमको क्या करना है, मल्टी प्रोग्राम करना है उसको। तो हम क्या करेंगे, उसको सीपीयू शेड्यूलिंग के थ्रू क्या कर पाएंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। क्लियर है बात? तो हम बात करते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग की कि क्या होता है सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग क्या करते हैं हम कि मान लीजिए हमारे पास में जॉब ए है, जॉब बी है, जॉब सी है। इस प्रकार की हमारी जॉब पूल या रेडी क्यू बनी हुई है। ये जॉब पूल हो गया। तो जॉब पूल में या जॉब रेडी क्यू में हमारे 3 जॉब है, जॉब ए, जॉब बी, जॉब सी। इस प्रकार से कई क्या है, जॉब्स हैं। तो हम क्या करना है हमको कि एक ही टाइम पर, पर्टिकुलर टाइम पर कई जॉब्स को या मल्टीपल जॉब्स को क्या करवाना है, रन करवाना है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए सीपीयू शेड्यूल करेंगे। कैसे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब जॉब ए, अभी 2 जॉब की बात करते हैं, मान लीजिए जॉब ए और जॉब बी की, जिस टाइम पर जॉब ए हमारा क्या कर रहा होगा, सीपीयू को एलोकेट किया होगा, यानी इसको जब सीपीयू अलॉट होगा उस टाइम पर जॉब बी जो है, जॉब बी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर रही होगी। क्या? जॉब ए जब सीपीयू अलॉट कर रहा है, अलॉट हुआ है, यानी वो अपना एग्जीक्यूशन कर रहा है, जॉब ए अंडर एग्जीक्यूशन है, उस टाइम पर जॉब बी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। क्लियर है? जिस टाइम पर जॉब बी को सीपीयू अलॉट होगा, जिस टाइम पर सीपीयू जॉब बी को अलॉट होगा,
उस टाइम पे जॉब ए क्या करेगा, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। आ रही बात समझ में? क्लियर दोनों चीजें कि जॉब ए जॉब बी यानी दोनों के बीच में सीपीयू किस प्रकार से वर्क करेगा। क्लियर? तो अब सीपीयू शेड्यूलिंग की आवश्यकता क्या हुई, इसकी नीड क्या हुई? तो सीपीयू शेड्यूलिंग नीड इसलिए हुई कि मान लीजिए कि हम एक टाइम पे अगर एक ही जॉब को एग्जीक्यूट करते, एक ही टाइम पर एक जॉब को, मान लीजिए जॉब ए एग्जीक्यूट होता, तो जिस टाइम पर जॉब ए सीपीयू अलॉट हुआ उस टाइम पे तो सीपीयू हमारा वर्क कर रहा है, लेकिन जिस टाइम पर जॉब ए इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करता उस टाइम पे हमारा सीपीयू क्या होता, आइडल होता। सीपीयू हमारा आइडल होता, कोई वर्क परफॉर्म नहीं करता, तो ये क्या होता है, रिसोर्सेज का मिसयूज होता, रिसोर्सेज का मिसयूज होता, मतलब कि हम अपने रिसोर्सेज की क्या कर रहे हैं, उसका ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, उनके यूजफुलनेस को बढ़ाने के लिए, फेयरनेस को बढ़ाने के लिए और डिक्रीज करने के लिए किसको, उसके आइडल टाइम को, सीपीयू के आइडल टाइम को डिक्रीज करने यानी उसके हम परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, सीपीयू शेड्यूलिंग करते हैं। आ रही बात समझ में? क्लियर है? सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होता है, सीपीयू शेड्यूलिंग करते क्यों हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करने के लिए या फिर उसको ज़्यादा यूजफुल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सीपीयू शेड्यूलिंग का यूज करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग होता कितने प्रकार का है। सीपीयू शेड्यूलिंग 2 टाइप्स के होते हैं। प्रीएम्प्टिव, प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव। सीपीयू शेड्यूलिंग 2 टाइप्स के होते हैं, प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव में क्या होता है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर जॉब ए, पर्टिकुलर जॉब को हम बात कर रहे हैं जॉब ए की, किसी भी पर्टिकुलर जॉब को यानी जॉब ए को क्या हुआ, सीपीयू अलॉट हो गया, सीपीयू अलॉट हो गया, तो हम आवश्यकता यानी नीड के अकॉर्डिंग हम जॉब ए से सीपीयू को रिमूव भी कर सकते हैं, यानी यहाँ पर इसमें क्या कर सकते हैं, सीपीयू को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन नॉन प्रीएम्प्टिव जो है, नॉन प्रीएम्प्टिव में हम क्या कर सकते हैं, सीपीयू को रिमूव नहीं कर सकते। प्रीएम्प्टिव में सीपीयू को रिमूव कर सकते हैं बट नॉन प्रीएम्प्टिव में सीपीयू को रिमूव नहीं कर सकते। मतलब कि अगर पर्टिकुलर जॉब को सीपीयू एक बार मिल गया तो तब तक हम सीपीयू को रिमूव नहीं कर सकते जब तक कि वो अपना ऑपरेशन या एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर लेता। किसमें, नॉन प्रीएम्प्टिव में। लेकिन प्रीएम्प्टिव में हम क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू नीड सीपीयू को क्या कर सकते हैं, उसको हम रिमूव कर सकते हैं और अपनी पर्टिकुलर जॉब जो एग्जीक्यूट हो रही है उसको हम बैकएंड में या फिर वेटिंग स्टेट में वेट करा सकते हैं। क्लियर है बात इतनी? प्रीएम्प्टिव क्या होते हैं, नॉन प्रीएम्प्टिव क्या होते हैं, दोनों किसके टाइप हैं, हमारे सीपीयू शेड्यूलिंग के टाइप है। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ वर्ड्स यूज करेंगे, कुछ कीवर्ड्स हम यहाँ यूज करेंगे। सबसे पहला है अराइवल टाइम। अराइवल टाइम, अराइवल टाइम क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर यानी कोई भी जॉब जब रेडी क्यू में एंटर होती है, जिस टाइम पर रेडी क्यू में एंटर होती है उसको क्या बोलते हैं, उसका अराइवल टाइम। एंटर इन रेडी क्यू, जिस पर्टिकुलर टाइम पर क्या होता है, कोई भी जॉब रेडी क्यू में एंटर होती है उसको क्या बोलते हैं, हम उसका अराइवल टाइम बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम क्या होता है, जिस टाइम पर यानी किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट होने में लगने वाला समय क्या कहलाता है, उसका कंप्लीशन टाइम कहलाता है, या फिर उसको बोल सकते हैं उसका एग्जिट टाइम, एग्जिट टाइम भी बोलते हैं। ठीक है, थर्ड है बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम क्या होता है, बर्स्ट टाइम मतलब किसी भी पर्टिकुलर जॉब को जितने टाइम तक सीपीयू अलॉट होगा, मतलब कुल मिला के उसका क्या सीपीयू टाइम, और जितने टाइम तक क्या करेगा वो अपना इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो हम बोल सकते हैं बर्स्ट टाइम इज इक्वल टू सीपीयू टाइम
प्लस इनपुट आउटपुट टाइम। मतलब जब तक वो अपना सीपीयू अलॉट कर रहा है यानी एग्जीक्यूट हो रहा होगा वो टाइम, प्लस जितने टाइम पर वो क्या कर रहा है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है वो टाइम। अगला है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू एग्जिट टाइम या कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। क्लियर है? टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। और लास्ट है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम इज इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। वेटिंग अराउंड टाइम इक्वल टू माइनस बर्स्ट टाइम। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं या फिर कुछ ये क्या है वर्ड्स है जिसका हम यूज कहाँ करेंगे आगे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में करेंगे। ठीक है, कौन कौन से? अराइवल टाइम, कंप्लीशन टाइम, बर्स्ट टाइम, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम। क्लियर है ये चीजें? क्या होता है अराइवल टाइम, क्या होता है बर्स्ट टाइम, क्या होता है टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, आगे चलते हैं हम सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पे। सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। तो सबसे पहला है FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मतलब कि जैसे जैसे कोई भी जॉब हमारे रेडी क्यू में आती जाएगी उसको सीपीयू अलॉट होगा। मतलब सबसे पहले जो जॉब आएगी उसको सबसे पहले सीपीयू अलॉट होगा और सबसे बाद में जो जॉब आ रही है उसको सबसे लास्ट में सीपीयू अलॉट होगा। मतलब पहले आने वाली सीपीयू जॉब को पहले और बाद में आने वाली जॉब को लास्ट में क्या होगा सीपीयू अलॉट किया जाएगा। ठीक है, पहली चीज मान ली जॉब P1 P2 P3 तीन जॉब है। P1 P2 P3 तीन क्या है आपस में प्रोसेस है। P1 सबसे पहले आई कहाँ पे हमारे रेडी क्यू में, ठीक ना। तो सीपीयू सबसे पहले किसको अलॉट हो जाएगा P1 को और तब तक सीपीयू इसको अलॉट रहेगा, ये अपना एग्जीक्यूशन करेगा जब तक कि इसका पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता। क्लियर है बात? P1 तब तक ही अपने जॉब को एग्जीक्यूट करेगा यानी इसको सीपीयू तब तक अलॉट रहेगा जब तक कि अपने जॉब को क्या ना कर ले कंप्लीट, अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट ना कर ले। जैसे इसका कंप्लीट एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा किसको सीपीयू अलॉट हो जाएगा, उसके जस्ट बाद में आने वाली, बाद में कौन सी आई थी P2 आई थी, तो सीपीयू किसको अलॉट हो जाएगा P2 को। और तब तक अलॉट रहेगा जब तक कि P2 भी अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर लेता। आज बस हमें S1 हमारे से P3 P4 P5 जो भी हमारे पास में प्रोसेस आएंगी उनको क्या होगा सीपीयू अलॉट होगा और उनसे डीएलोकेट होगा। तो कुल मिला के मेरे बोलने का मतलब कि P1 के पास है प्रोसेस उसके आने से उसके कंप्लीशन तक था, मतलब हमने वहां पे कहीं भी सीपीयू को रिमूव नहीं किया। ठीक है, जब सीपीयू को रिमूव नहीं करे तो वहां पे कौन सी शेड्यूलिंग होगी, वहां पे शेड्यूलिंग हो जाएगी नॉन प्रिमिटिव। कौन सी शेड्यूलिंग होगी नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग थोड़ी देर पहले बताया था कि हम सीपीयू को रिमूव क्या है नहीं कर सकते तब तक जब तक कि उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना हो जाए। बताया था प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव में सीपीयू को शेड्यूल क्या रिमूव नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो ये होता है मिला के फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व प्रोसेस। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है, इसमें वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा होता है। मतलब कि सीपीयू में इसमें प्रोसेसेस को वेट बहुत ज्यादा टाइम तक करना पड़ता है। ये इसका क्या था ड्रॉबैक था। इसको हम एक क्वेश्चन से समझते हैं कि किस प्रकार से जॉब आएगी और किस प्रकार से एग्जीक्यूशन होगा। प्रोसेस और उसका बर्स्ट टाइम।
प्रोसेस और उससे क्या दे रखा है, बस टाइम दे रखा है। प्रोसेस मान ली P1 P2 P3, ठीक है। ये क्या है, 3 प्रोसेस हो गई, P1 P2 और P3। इसके बस टाइम मान ली दे रखा है क्या, 24 मिली सेकंड, P2 का 3 मिली सेकंड और P3 का 3 मिली सेकंड। P1 24 मिली सेकंड उसका बस टाइम है, P2 का मान ली 3 मिली सेकंड और P3 का भी 3 मिली सेकंड। तो कुल मिला के हम इन तीनों जॉब को किस प्रकार से शेड्यूलिंग, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से इसका वेटिंग टाइम और निकालेंगे, ठीक है। वेटिंग टाइम और इसका एवरेज वेटिंग टाइम को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। बस टाइम क्या है, इतने टाइम में इसका क्या होगा, P1 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। इसमें एक चीज और होती है, एक होता है गैंट चार्ट। क्या होता है, गैंट चार्ट। इसको किसने, क्या होता है, ये एक प्रकार से ग्राफ होता है या फिर हम बोल दें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। किसका, टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में किसी भी जॉब के एग्जीक्यूशन का। टाइम के रिस्पेक्ट में किसी भी पर्टिकुलर जॉब के एग्जीक्यूशन का क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। इसको इन्वेंट किसने किया था या डेवलप किसने किया था, तो हेनरी एल गैंट। हेनरी एल गैंट ने इसको क्या किया था, डेवलप किया था। कब किया था, 1917 में किया था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर दिए गए जो हमारे पास में ये प्रोसेस है, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले गैंट चार्ट बनाएंगे। गैंट चार्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, उसका हम आगे बताएंगे कैसे गैंट चार्ट बनाते हैं, और उसी के थ्रू हम क्या करेंगे, उसका वेटिंग टाइम भी मेजर करेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले रेडी क्यू में कौन सी प्रोसेस आई, प्रोसेस आई P1। टाइम क्या था, 0 नैनो सेकंड या मिली सेकंड दे रखा है, ठीक है, 0 मिली सेकंड। P1 एंटर हुई। P1 को CPU कब तक अलॉट रहेगा, 24 मिली सेकंड तक। क्यों, क्योंकि इसका बस टाइम कितना है, 24 मिली सेकंड है। हमने मान लिया ये 24 मिली सेकंड हो गया। 24 मिली सेकंड के बाद क्या होगा, P2 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। अगली प्रोसेस कौन सी आई, P2 आई। P2 आई, P2 कितने टाइम तक रहेगा, P2 कितने टाइम तक रहेगा, 3 मिली सेकंड तक। तो 24 प्लस 3 27 मिली सेकंड। क्लियर। फिर इसके बाद P3 आएगी, कितने मिली सेकंड तक, 3 मिली सेकंड तक। P3 30 मिली सेकंड। तो ये हो गया क्या, गैंट चार्ट। ठीक। अब इसके थ्रू हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस का या फिर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का क्या करेंगे, वेटिंग टाइम मेजर करेंगे। तो P1 को कितने टाइम तक वेट करना पड़ा CPU के लिए, 0 टाइम तक। तो 0, P1 का वेटिंग टाइम कितना हुआ, 0। P2 का वेटिंग टाइम कितना था, P2 कितने टाइम तक वेट किया, 24 सेकंड तक। 24 सेकंड तक वेट किया। तो P2 का वेटिंग टाइम 24। क्लियर। और P3 को कितने सेकंड तक वेट करना पड़ा, 27 टाइम तक, 27 मिली सेकंड तक। तो तीनों के इंडिविजुअली वेटिंग टाइम आ गए। अब हमको क्या करना है, एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है। तो एवरेज वेटिंग टाइम कितना होगा, 0 प्लस 24 प्लस 27 डिवाइड बाई 3।
क्लियर? आगे 17 मिली सेकंड, ये था हमारा आंसर। वेटिंग टाइम कितना आ जाएगा? 17 मिली सेकंड। क्लियर है बात? तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के थ्रू किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस का क्या करेंगे, वेटिंग टाइम और उसका एवरेज वेटिंग टाइम फाइंड आउट कर पाएंगे। आज भाषा में कोई कंफ्यूजन है नहीं? प्लीज अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं उसके प्रॉब्लम को आपके दूर करूंगा और अगली वीडियो में आपके प्रोसेस जो भी आपकी प्रॉब्लम हो इसको हम दूर करेंगे। ठीक है, चलते हैं अगला, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। दूसरी एल्गोरिथम है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम, SJF, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। इसमें क्या होगा कि ये जो हमारी FCFS थी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व थी, उसके कंपैरिजन थोड़ी क्या है, फास्ट है, मतलब इसका एवरेज वेटिंग टाइम थोड़ा कम आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा कि जो भी जॉब हमारी जॉब क्यू में आएंगी उसमें ये देखा जाएगा कि किसका जो भी हमारा जॉब का जो बर्स्ट टाइम है वो कितना, कंप्लीशन टाइम जिसका कम होगा उसको पहले CPU अलॉट कर दिया जाएगा, उसके बाद में उसी सीरीज में आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर कहीं ऐसी समस्या आती है कि वो समस्या आएगी नहीं वैसे, कि जो भी जिसका अगर बराबर रहता है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, उसका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से उसको मेजर करेंगे। ठीक है, कैसे कि जैसे मान लीजिए कि P1 आ गई, ठीक है, P1 मान लीजिए कि 7 मिली सेकंड तक है, P1 जो है 7 मिली सेकंड तक है, P2 P3 3 मिली सेकंड 3 मिली सेकंड, दोनों के अगर इक्वल हैं तो यहाँ पे हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ही लगाएंगे। क्लियर? मतलब P2 पहले आएगा फिर P3 बाद में आएगा। लेकिन कहीं अगर यहाँ पे P3 2 से मिली सेकंड होती तो P1 के बाद P3 फिर उसके बाद में P2 एग्जीक्यूट होता। आ रही बात समझ में? अगर किसी भी दो जॉब के जो प्रोसेस टाइम है वो इक्वल है तो यहाँ पे FCFS लगाएंगे, अदरवाइज हम इसको इसमें शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, एक हम एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें एक चीज और है कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में उसके बर्स्ट टाइम के साथ साथ उसका अराइवल टाइम भी दिया होगा, उसका अराइवल टाइम भी दिया होगा। क्वेश्चन देखते हैं, ये प्रोसेस है, उसका अराइवल टाइम कितने मिली सेकंड के बाद में क्या होंगे, जॉब्स रेडी क्यू में एंटर होंगी और बर्स्ट टाइम दे रखा है। ठीक है, P1 है, उसका अराइवल टाइम 0 मतलब सबसे पहले एंटर किया, बर्स्ट टाइम 7 मिली सेकंड। इसी प्रकार P2 2 मिली सेकंड में ही इसके P1 के बाद 2 मिली सेकंड में क्या हुआ, P2 एंटर की, उसका बर्स्ट टाइम कितना 4। P3 उसके चौथे सेकंड में आ गया, उसका बर्स्ट टाइम 1 मिली सेकंड, और P1 के 5वें सेकंड में कौन सी आ गया, P4 आ गया, बर्स्ट टाइम 4 के साथ में। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हम देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या है, P1 आई, कौन सी जॉब आई, P1 आई। चलिए सबसे पहले हम उसको गैंट चार्ट बनाते हैं। जॉब P1 आई, P1 कितने टाइम तक CPU अलॉट की रहेगी, 7 मिली सेकंड तक। क्लियर? 7 मिली सेकंड, थोड़ी 7 सेकंड हम बोलते हैं यहाँ पे समझने के लिए कि 7 सेकंड तक क्या होगा, P1 CPU को
एलोकेट किया रहेगा, सीपीयू उसको मिला रहेगा। लेकिन 7 सेकंड के अंदर अगले 2 सेकंड में जब इसका प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, उसके दूसरे सेकंड में क्या हुआ था, P2 आ गया। चौथे सेकंड में जब P3 आ गया, उस टाइम पे P1 एग्जीक्यूट हो रहा है क्योंकि इसका टाइम कितना है 7। और पांचवें सेकंड में क्या हुआ, P4 आ गया और तब क्या हो रहा है, P1 ही एग्जीक्यूट हो रहा है। मतलब कि जब P1 एग्जीक्यूट हो रहा था उसी टाइम पे हमारे रेडी क्यू में P2, P3, P4 तीनों जॉब आ चुकी हैं। क्लियर है बात। P1 को CPU अलॉट हो चुका है तो उसकी बात हम करेंगे नहीं, उसको तो अलग कर दिया, उसको एग्जीक्यूशन में डाल दिया एग्जीक्यूट होने के लिए। फिर इसके बाद में जो P2, P3, P4 है, क्योंकि 7 सेकंड तक एग्जीक्यूट हो रहा है, उसी बीच अगले 5 सेकंड में हमारे P2, P3, P4 तीनों जॉब रेडी क्यू में आ चुके हैं। अब जैसे ही P1 का एग्जीक्यूशन पूरा होगा, वहां से शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम वर्क करना स्टार्ट कर देगी। मतलब कि अब इन तीनों में यह देखा जाएगा कि किसका टाइम कम है, किसको कम टाइम लगने वाला है। तो P3 जॉब ऐसी है जिसको केवल 1 सेकंड का टाइम लगना है। तो अगली प्रोसेस कौन सी सीपीयू को एलोकेट करेगी, P3। कितने सेकंड तक, 1 सेकंड तक या 1 नैनो सेकंड या 1 मिली सेकंड तक। तो 7 के बाद टाइम हो गया कितना, 8। ठीक, P3 भी एग्जीक्यूट हो गई पूरी तरह से, क्योंकि उसको केवल 1 नैनो सेकंड मिली सेकंड का टाइम लगना था। अब इसके बाद में जॉब पूल में हमारे P2 और P4 दोनों हैं, P2 और P4 दोनों हैं जो सेम बर्स्ट टाइम के साथ में। तो हमने बताया कि अगर कोई भी 2 जॉब ऐसी हो जिनका बर्स्ट टाइम सेम हो तो वहां पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम को फॉलो करेंगे। तो P2 पहले एग्जीक्यूट होगी अगले 4 सेकंड तक और फिर उसके बाद में P4 एग्जीक्यूट होगी अगले 4 सेकंड तक। तो ये बन गया क्या, हमारे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम का गैंट चार्ट। अब एवरेज टाइम देख लेते हैं हम। P1 का वेटिंग टाइम कितना, 0। देखिए 5वें सेकंड पे आ गई थी जॉब P2 कितने सेकंड पे आ गई थी, दूसरे सेकंड पे आ गई थी। उसको सीपीयू मिला कब है, 8वें सेकंड पे मिला है। 8 सेकंड पे मिला है उसको क्या, सीपीयू। आ कितने गई थी, दूसरे सेकंड में आ गई थी। तो 8 - 2 = 6। तो P2 का वेटिंग टाइम कितना, 6 मिली सेकंड। क्लियर है बात। P3 जो थी चौथे सेकंड पे आ गई थी। जब हमारी प्रोसेस स्टार्ट हुई थी शुरू में P1 की, उसी चौथे सेकंड में क्या हुआ, P3 आ गया। लेकिन ये कितने टाइम तक चला, 7 सेकंड तक चला। 7 सेकंड तक चला, चौथे सेकंड में P3 एंटर की। तो 4 के बाद कितने सेकंड तक उसको वेट करना पड़ा, 7 - 4 = 3 सेकंड या 3 मिली सेकंड तक। क्लियर। फिर P4 कब आया, 5वें सेकंड में आ गया। P4 5वें सेकंड पे आया, उसको मिला कब, 12वें सेकंड पे मिला था। 12वें सेकंड में मिला था और 5वें सेकंड पे एंट्री हुई थी उसकी। तो 12 - 5 = 7। ठीक, ये हो गया P1, P2, P3, P4 का वेटिंग टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम क्या होगा, 0 + 6 + 3 + 7 डिवाइड बाई 4। तो एवरेज वेटिंग टाइम क्या होगा, एवरेज वेटिंग टाइम क्या होगा, 4 मिली सेकंड। तो ये थी प्रोसेस किसकी, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम को सॉल्व करने की। क्लियर है बात, कोई प्रॉब्लम, छोटी सी बात थी, सरल तरीके से हमने समझाया आपको कैसे गैंट चार्ट क्रिएट करते हैं, कैसे उसका वेटिंग टाइम मेजर करते हैं, कैसे प्रोसेस को हम रेडी क्यू में उसको उसकी प्रायोरिटी बनाते हैं, किसको सीपीयू को अलॉट करना है। क्लियर है, चलते हैं थर्ड पे। थर्ड एल्गोरिथम कौन सी है, प्रायोरिटी एल्गोरिथम।
कौन सी है? प्रायोरिटी एल्गोरिथम। इसमें भी सेम चीज है कि जो भी प्रोसेस हमारे रेडी क्यू में आएगी उसके साथ में उसका प्रायोरिटी भी दिया होगा। क्या उसका प्रायोरिटी दिया होगा। इसमें एक चीज हम देखते हैं कि सभी जॉब को एक साथ लेकर चलते हैं। ठीक है, एक साथ लेकर चलते हैं। उसमें ऐसा इंतजार नहीं करना है कि पहली प्रोसेस आ गई, फिर दूसरी प्रोसेस आई, फिर तीसरी प्रोसेस आई। आ रही बात समझ में? इसका एग्जांपल सीधे देखते हैं। तो देखिए ये है हमारी क्या क्यू। उसमें क्या है P1, P2, P3, P4, P5 हमारे जॉब्स हैं। उनके रिस्पेक्ट में हमारे बर्स्ट टाइम दे रखे हैं 10, 1, 2, 1 और 5। साथ ही साथ उनकी प्रोसेस की क्या दे रखा है? प्रायोरिटी दे रखा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जिसकी प्रायोरिटी हायर होगी, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी यानी हाई प्रायोरिटी ऊपर होगी, उसको क्या करेंगे? पहले CPU अलॉट करेंगे। परंतु कहीं अगर ऐसी कंडीशन आती है कि किन्हीं भी दो जॉब की प्रायोरिटी सेम होती है, किन्हीं भी दो जॉब की प्रायोरिटी अगर सेम है, तो हम वहां पर क्या करेंगे? वहां पर क्या करेंगे? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली मैनर को फॉलो करेंगे, तो एल्गोरिथम को फॉलो करेंगे। मतलब पहले CPU किसको देंगे? P1 को, उसके बाद में हम P3 को CPU अलॉट करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले उसका गैंट चार्ट क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले प्रोसेस आई कौन सी? P1, P2। P2 क्यों? क्योंकि इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। कितने टाइम तक? केवल 1 मिलीसेकंड तक। उसके बाद दूसरी प्रायोरिटी किसकी है? P5 की। P5 की प्रायोरिटी है कितने टाइम तक? 5 मिलीसेकंड तक। 5 + 1 6। ठीक, ये भी हो गई। P2 हो गया, P5 हो गया। अब देखते हैं थर्ड प्रायोरिटी किसकी है? P1 और P3 की। तो यहाँ पे हमने बताया कि हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मैनर को फॉलो करते हैं। मतलब जो पहले हमारी प्रोसेस आई है उसको हम क्या करेंगे? पहले प्रायोरिटी देंगे और उसके बाद में दूसरे को। फिर आ जाएगी P1, कितने टाइम तक CPU अलॉट रहेगा उसको? 10 मिलीसेकंड तक। 6 + 10 16। फिर उसके बाद में P3 को देंगे कितने टाइम तक? केवल 2 मिलीसेकंड तक। 18। फिर उसके बाद में P4 को देंगे कितने टाइम तक? 1 मिलीसेकंड तक। ठीक, तो ये था क्या हमारा इस प्रोसेस का, इस क्वेश्चन का क्या? गैंट चार्ट। अब हम देखते हैं उनका वेटिंग टाइम। P1, P2, P3, P4 और P5। P1 का वेटिंग टाइम, कितने टाइम तक P1 वेट किया था? 6 सेकंड तक या 6 मिलीसेकंड तक। P2 वेट ही नहीं करना पड़ा, जैसे ही आया उसको क्या हुआ? अलॉट हो गया। P3 16, P4 18 और P5 1। ये था उनका क्या? एवरेज वेटिंग टाइम पर्टिकुलर प्रोसेस का। अब टोटल वेटिंग टाइम निकालें या एवरेज वेटिंग टाइम निकालें। तो एवरेज वेटिंग टाइम क्या हो जाएगा? 6 0 + 6 + 16 + 18 + 1। डिवाइड बाई 5
कितना जाएगा 8.2 मिली सेकंड। तो ये होगा प्रायोरिटी एल्गोरिथम पे एवरेज वेटिंग टाइम निकालने की मेथड। तो एवरेज वेटिंग टाइम कितना आ गया 8.2 मिली सेकंड। क्लियर है बात, किस प्रकार से हम प्रोसेस एंटर कर रहे हैं, किस प्रकार से उसको गैंट चार्ट में एंटर कर रहे हैं, किस प्रकार से उसका हम वेटिंग टाइम निकाल रहे हैं। क्लियर है। अब चलते हैं लास्ट एल्गोरिथम की ओर, वो है राउंड रॉबिन। एक चीज देखा आपने कि यहाँ पर जितनी भी प्रोसेस थी अभी तक, जितनी भी एल्गोरिथम आई, चाहे वो एसजेएफ हो, एफसीएफएस हो या फिर प्रायोरिटी एल्गोरिथम हो, तीनों में हमने क्या किया कि जो भी प्रोसेस आई हैं उनको तब तक सीपीयू अलॉट रहा जब तक कि उनका प्रोसेस एग्जीक्यूशन पूरा नहीं हो गया। क्लियर, मतलब कुल मिला के कि ये सभी क्या थी, नॉन प्रिमिटिव टाइप की सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का यूज किया था इन्होंने। जो हमारी लास्ट एल्गोरिथम है राउंड रॉबिन, राउंड रॉबिन एल्गोरिथम, इसमें हम क्या करेंगे कि प्रिमिटिव एल्गोरिथम या प्रिमिटिव सीपीयू शेड्यूलिंग का यूज करेंगे। सीपीयू शेड्यूलिंग का यूज करेंगे मतलब कि हम उसमें उसका टाइम स्लाइस दे के रखेंगे। टाइम स्लाइस दे के रखा जाता है किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस का कि कितने टाइम तक सीपीयू को वो होल्ड करके रखेगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली सीपीयू क्या हो जाता है, चेंज कर दिया जाता है, यानी सीपीयू वहां प्रोसेस को पीछे दूसरे स्टेप पर चेंज कर दिया जाता है। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक ही टाइम पर टाइम स्लाइस के अकॉर्डिंग हम सीपीयू एक दूसरे से शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं क्वेश्चन से ही। इसको भी यहाँ पे बस एक चीज है कि यहाँ पे टाइम स्लाइस दे के रखा जाएगा कि जो भी प्रोसेस आएंगे उसमें दिया रहेगा कितने टाइम स्लाइस दिया रहेगा और कितने टाइम तक सीपीयू को कोई भी प्रोसेस होल्ड करेगी। तो यहाँ पर टाइम स्लाइस दे रखा है 20 मिली सेकंड का। टाइम स्लाइस क्या लिखा है 20 मिली सेकंड का। प्रोसेस P1, P2, P3, P4, इनके बर्स्ट टाइम दे रखे हैं 53, 17, 68 और 24। ये है प्रोसेस और इसका ये है बर्स्ट टाइम। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार से सीपीयू एलोकेट किया जाएगा पर्टिकुलर जॉब्स को। तो सबसे पहले इसके लिए भी हम क्या करते हैं, गैंट चार्ट बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी प्रोसेस कौन सी आई, P1 आई। कितने टाइम तक सीपीयू को होल्ड करेगी, 20 मिली सेकंड तक। ठीक, उसके बाद 20 मिली सेकंड तक ये किया, इसका -20 लिख देते हैं यहाँ छोटे में। फिर P2 को मिला सीपीयू कितने सेकंड तक, 20 तक ही मिलेगा, लेकिन इसका बस टाइम ही कम है 17। तो कितनी देर तक सीपीयू को होल्ड करेगा, केवल 17 सेकंड तक, यानी 20 + 17 37। ठीक है, तो ये हो गया 37 P2। P2 की प्रोसेस कंप्लीट हो गई। ठीक, इसके बाद में क्या आएगा, P3 आएगा। P3 कितने टाइम तक वो भी होल्ड करेगा, 20 सेकंड तक ही P3 होल्ड करेगा। तो 37 + 20 57। ठीक, -20, इसका भी -20 हो गया। इसके बाद P4 भी कितने टाइम तक, 24 इसका बस टाइम है, 20 तक पूरा होल्ड करेगा, तो आ गया 77। ठीक, ये कुल मिला के हो गया क्या, एक हमारा साइकिल राउंड पूरा हुआ। क्लियर है बात, P1, P2, P3 और P4 का एक राउंड पूरा हुआ। अब हम वापस से फिर कहाँ जाएंगे, P1 के पास चलेंगे। इसकी कितना टाइम बचा था, 53 - 20 = 33। इसका टाइम कितना बचा, 33 मिली सेकंड बचा हुआ है। तो फिर से P1 कितने टाइम तक मिलेगा, इसको पूरा 20 सेकंड तक मिलेगा। तो कितना टाइम हो गया, 97। फिर इसके बाद P2 कंप्लीट हो चुका है, तो इसकी बात ही नहीं करेंगे। फिर P3 कितना बचा है,
48 बचा है, तो ये भी 20 सेकंड तक लिए रहेगा P3। क्लियर। फिर P4 का -20 हो चुका है ऑलरेडी, तो कितना बचा इसके पास में टाइम? केवल 4 सेकंड का बचा है, तो P4 केवल 4 सेकंड के लिए आएगा। (121) ये भी कंप्लीट हो गया। फिर से आएगा P1, 33 हो चुका था, -20 कितना बचा? केवल 13 बचा। तो P1 अब अगले 13 सेकंड तक ही CPU को होल्ड करे। क्यों? क्योंकि उसका 13 सेकंड में उसका क्या एग्जीक्यूशन पूरा हो जाएगा। तो P1 121 प्लस 13 यानी 134 तक होल्ड करेंगे इसको, P1 को। ठीक, इसके बाद में P1 ही कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद में किसको मिलेगा? P3 को मिलेगा। P3 कितना है अभी? 48 है। 48 नहीं, 48 माइनस 28। ठीक है, अब पूरे 28 सेकंड तक CPU किसको मिला रहेगा? P3 को मिला रहेगा। वन 162 तक। ठीक है, तो ये था गैंट चार्ट हमारी प्रोसेस का। इसको रब कर देते हैं, क्लियर हो जाएगी चीजें। अब देखते हैं हम पर्टिकुलर प्रोसेस का वेटिंग टाइम कितना है। तो देखिए P1 का वेटिंग टाइम 0, फिर उसके बाद P1 कहाँ पे मिला? 77, और यहाँ पे उसका प्रोसेस खत्म हुआ था, मतलब इतने टाइम बीच में उसको क्या किया? वेट करना पड़ा। तो 77 माइनस 20 यहाँ P1 वेट किया, प्लस P1 यहाँ भी वेट किया, 121 माइनस 97 तक इन दो प्रोसेस टाइम पे CPU के P1 क्या किया? CPU का वेट किया, यानी 121 माइनस 97 इक्वल टू। ठीक, ये किसका हो गया? P1 का वेटिंग टाइम आ गया। इसके बाद में P2 का वेटिंग टाइम कितना होगा? यहाँ पे 20 सेकंड वेट किया, प्लस कहीं वेट करने का हुआ नहीं, उससे प्रोसेस ही केवल 17 सेकंड की थी। फिर P3 कहाँ वेट किया? यहाँ पे किया 37 सेकंड तक। फिर उसके बाद में P3 यहाँ भी किया 97 माइनस 37। क्लियर। फिर P3 यहाँ वेट किया 134 माइनस P3 97 माइनस 57। फिर P3 यहाँ किया प्लस 134 माइनस P3 यहाँ कंप्लीट हो रहा 117 पे। तो ये हो गया P3 का वेटिंग टाइम। फिर बात करते हैं P4 की। तो P4 कहाँ वेट किया? यहाँ पे 57 तक किया। फिर उसके बाद में 117 पे पाया, 77 पे छूटा था उससे, तो 117 माइनस 77। फिर इसके बाद में प्रोसेस उसकी पूरी हो गई। तो कुल मिला के P1, P2, P3, P4 की ये क्या है? वेटिंग टाइम आ गए। तो इसको सॉल्व कर लें, तो ये वैल्यू आएगी 81, ये है कितना? 20, ये आ जाएगा 94, और P4 कितना होगा? 97। ठीक, P1 81, P2 20, P3 94 और P4 का 97। अब इनका हम क्या निकाल लेंगे? एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे। एवरेज वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा? 81 प्लस 20 प्लस 94 प्लस 97। 81 प्लस 20 प्लस 94 प्लस 97 डिवाइड बाई 4। इसको सॉल्व करिएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी? 73। ठीक है, मिल लीजिएगा। तो ये प्रोसेस थी हमारी राउंड रॉबिन एल्गोरिथम की। तो कुल मिला के ये थी हमारी क्लास। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या होता है CPU शेड्यूलिंग, कौन कौन सी एल्गोरिथम का यूज करते हैं।
ये इससे हमारे क्वेश्चन जो भी बनेंगे इसकी हम अगली क्लास में इनके एमसीक्यूज लाइन लेकर आएंगे आपके लिए, कैसे उसको सॉल्व करेंगे, हर एक चीज़ आज बताई। अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल में अभी आप हमारे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि इसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। ओके, थैंक यू।